Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है ताकत का खेल बाय फेमस राइटर कुंवर दिलशाद। दुनिया के बेशतर ममालिक आलमी सतह पर अपना असरो रसूख बढ़ाने के लिए बज़ाहिर सदर डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद के मोहताज दिखाई देते हैं। ये अमल वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है, लेकिन तवील मुद्दती अहमियत और आलमी मकाम सिर्फ काबिलियत, मजबूत इदारों, जिद्दत, मौसर सिफारतकारी और वसी बैनुल-अक़वामी नेटवर्क ही से हासिल किया जा सकता है। डावोस में बोर्ड ऑफ पीस के मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जिस अंदाज में सदर डोनाल्ड ट्रंप से सरगोशियों में मसरूफ़ दिखाई दिए, आलमी मीडिया में इस मंजर पर मुख्तलिफ ज़ावियों से रिपोर्टिंग की गई। कहीं इसे शहबाज शरीफ की सिफारती कामयाबी करार दिया गया, तो कहीं इसे खुशामदाना रवैया कहा गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन बोर्ड के हवाले से दीगर ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात से बखूबी आगाह दिखाई देते हैं। इस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में जो मुनाजिर देखने में आए, वो इस अमन बोर्ड के इब्तदाई तौर पर पेश किए गए तसव्वुर से खासे मुख्तलिफ थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस अमन मंसूबे की उसूली तौसीक़ की थी, उसमें गज़ा के अमन इंतज़ामात की निगरानी के लिए एक बैनुल-अक़वामी बोर्ड तश्कील देने की बात शामिल थी। ताहम बाद-अज़ां इस बोर्ड के हवाले से सामने आने वाली तजावीज़ और मुसव्वदात में कहीं गज़ा का वाज़ेह ज़िक्र शामिल नहीं दिखाई देता, जो इस मंसूबे की साख पर बड़ा सवालिया निशान है। एक जानिब सदर ट्रंप खुद को अमन, कानून और आलमी नज़्म-ओ-ज़ब्त का अलमबरदार ज़ाहिर करते हैं, मगर दूसरी जानिब उनकी अमरी पॉलिसियाँ खुली धौंस, मुआशी दबाव और ताकत के इस्तेमाल पर मबनी नज़र आती हैं। तीसरी दुनिया के ममालिक को मुआशी पाबंदियों, कर्ज़ों की शराइत और भारी टैरिफ की धमकियों के ज़रिए ऐसे मुआहदात पर मजबूर किया जा रहा है, जो दर हकीकत उनकी खुदमुख्तानी और मुआशी आज़ादी को महदूद करने का बायस बन रहे हैं। नाम नेहाद गज़ा पीस बोर्ड और यकतरफ़ा आलमी मुआहदे दरअसल अमन के बजाय जदीद दौर की मुआशी ग़ुलामी की एक नई सूरत हैं। ज़्यादा तशवीशनाक पहलू ये है कि ये मामला महज मुआहदात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के कुदरती वसाइल, खुसूसन तेल, गैस और मादनी ज़खायर पर बराह रास्त या बालवास्ता कंट्रोल की कोशिशें भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा दिखाई देती हैं। इसी तनाजुर में तीसरी दुनिया के ममालिक की सियासी तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ऐसी ही आलमी मनसूबाबंदी का शिकार हुए। भुट्टो साहब का ख्वाब था कि तीसरी दुनिया के ममालिक एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर जमा हों और वो इन ममालिक के लिए कायदाना किरदार अदा करें। इसी मकसद के लिए उन्होंने तीसरी दुनिया के ममालिक की एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का मंसूबा बनाया था, जिसमें 60 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के थी। ये कॉन्फ्रेंस मार्च 1977 में इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होना थी, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सरबराही में एक खुसूसी सेक्रेटेरिएट कायम किया और मुख्तलिफ वज़ारतों से काबिल तरीन ब्यूरोक्रेट्स को इसमें शामिल किया गया। मुझे ये एज़ाज़ हासिल रहा कि मैं इस थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेक्रेटेरिएट का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ाती दिलचस्पी और बराह रास्त सिफारती कोशिशों के नतीजे में 60 ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत और हुकूमत ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर उसूली आमादगी ज़ाहिर कर दी थी, मगर अचानक हालात ने रुख मोड़ लिया। 7 जनवरी 1977 को भुट्टो साहब ने क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात का ऐलान करते हुए कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दीं और 7 मार्च 1977 को इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। यूं ये कॉन्फ्रेंस मौखर कर दी गई और इसका सेक्रेटेरिएट भी तहलील कर दिया गया। अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कॉन्फ्रेंस मौखर ना करते और 1973 के आइन के मुताबिक आम इंतख़ाबात अपने वक्त पर होते, तो ये इलेक्शन अक्टूबर 1978 में होते। लेकिन काबीना के बाज़ बाअसर अरकान, आला अश्करी अहदेदारान और सियासी मुशीरों के दबाव के तहत क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात का फ़ैसला किया गया, जिसे नाक़िदीन अमरीकी मफादात से हम आहंग करार देते हैं। ये भी एक हकीकत है कि इस दौर में बाज़ शख्सियात के अमरीकी इदारों से रवाबत पर सवालात उठते रहे हैं। इसी पस मंज़र में आज सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के बारे में दिए गए बयानात को देखा जाए तो सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाती है। जहाँ तक बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत जैसे अहम फैसले की बात है, तो वज़ीर-ए-आज़म को इस फैसले से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था। अगरचे दफ्तर ख़ारजा और मुक़्तदर हलकों की जानिब से पहले ही वाज़े किया जा चुका है कि अफ़वाज पाकिस्तान हमास के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। अफ़वाज पाकिस्तान फ़लस्तीन या किसी भी मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी। अफ़वाज से मुताल्लिक़ किए जाने वाले सभी फ़ैसले हमेशा कौमी मफ़ाद के ताबे होते हैं।
حکومت کا یہ موقف کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ دیگر مسلم ممالک کی مشاورت سے کیا گیا ہے، تاہم پاک فوج نہ حماس کو غیر مسلح کرے گی اور نہ ہی فلسطین سمیت کسی مسلمان ملک کے خلاف کسی کارروائی کا حصہ بنے گی، در حقیقت پاکستانی عوام کے جذبات اور قومی سوچ کی درست ترجمانی کرتا ہے۔ بعض حکومتی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن دفتر خارجہ کے واضح موقف سے یہ خطرہ زائل ہو گیا ہے۔ تاہم پاکستانی عوام کو ابھی تک غزہ امن منصوبے کے پس پردہ محرکات اور عالمی مفادات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی اور سینٹ کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے خفیہ رکھنے سے متعلق بل کی منظوری جو پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے پیش کیا تھا، اس امر کا واضح پیغام ہے کہ حکومت کی جانب سے شفافیت کا نظام صرف عوام کے لیے مختص رکھا گیا ہے۔ عوام کا تو بلا امتیاز احتساب کیا جاتا ہے، مگر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے افراد اپنے اثاثوں کو ریاستی راز قرار دے سکتے ہیں۔ یہ قانون محض ایک ترمیم نہیں بلکہ عوامی اعتماد کے تابوت میں آخری کیل کے مترادف ہے۔ احتساب کا دروازہ بند کر کے حکمران طبقے نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ عوام کا کردار صرف ووٹ ڈالنے تک محدود ہے، سوال اٹھانا ان کا حق نہیں رہا۔ اگر سینٹ سے منظوری کے بعد صدر مملکت نے اس بل کی منظوری دے دی تو اراکین اسمبلی کی ناجائز آمدنی، کرپشن اور منی لانڈرنگ پر سوال اٹھانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے قانونی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ یہ ترمیم آئین کے آرٹیکل 19A سے متصادم ہے اور ممکن ہے وکلا اور سماجی حلقے اسے آئینی عدالت میں چیلنج کر دیں۔ ادھر اسلام آباد میں 40,000 کے قریب درختوں کی بے رحمانہ کٹائی پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی اور اس کی چیئرپرسن شیری رحمان کا غیر مؤثر رویہ دارالحکومت کے عوام کے لیے مایوس کن رہا۔ توقع تھی کہ وہ شہری انتظامیہ کے چیئرمین کے خلاف تادیبی کارروائی کریں گی، مگر سینٹ کمیٹی کا اجلاس محض رسمی کارروائیوں تک محدود رہا، جس سے پارلیمانی نگرانی کے نظام پر عوامی اعتماد مزید کمزور پڑ گیا۔ اسلام آباد میں درختوں کے اس قتل عام نے ازمنہ قدیم کی اس روایت کی یاد تازہ کر دی جس میں اقتدار کے تحفظ کے لیے زندگیوں کو رون دیا جاتا تھا۔ جس شہر یا ریاست سے درخت ختم کر دیے جائیں وہاں دیر پا خوشحالی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اولیاء کرام کی زندگیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ درخت لگانا اور ان کی حفاظت کرنا محض ماحولیات نہیں بلکہ بقائے انسانی کا اصول ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.